डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बहुत ही जनरल से टॉपिक पे, और ये सोचने वाला टॉपिक होगा कि क्या वो पॉइंट था, कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंडर में कर लिया। मैं बात करने जा रहा हूं उस इंसिडेंट्स की या उन सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स की जहां पर ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि जितने भी हमारे देश के राजा थे सारे उनके अंडर में चले गए। क्या ये अचानक से हुआ या फिर इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगा? आपने कई बार ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। तो ये जो 200 साल हैं, ये तो तुम्हें पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन 200 साल की शुरुआत कब से हुई? अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1747 से। तो ये 1747, 1757, 1747, 1757 के बीच का ये जो टाइम था, ये कैसे ब्रिटिशर्स को पूरी की पूरी अथॉरिटीज दे देता है, ये हमारा आज का सवाल है। ठीक है, ऑलरेडी आपको हमारे जो चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिस पे आपने इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जान लिया है। ऑलरेडी अभी हमारे एनटीएससी की जो सीरीज चल रही है एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने ऐसी ही सीरीज चलाई जिसमें हमने अलग अलग वॉर्स के बारे में बात की। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देखिएगा ज़रूर से। तो कर्नाटिक वॉर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि कर्नाटिक वॉर कैसे इससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ करता हूं, फिर इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कर्नाटिक का मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर रीजन से है, एक जगह से है। वहां पर जो वॉर्स हुई, उन वॉर की सीरीज को हमने कर्नाटिक वॉर्स कहा। बेसिकली 3 वॉर हुई। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना जरूरी है, केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जिनका भारत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो मतलब आशावादी थे। ठीक है, दे वर एक्चुअली द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द यूरोप वर थिंकिंग, ब्रिटेन के अलावा, कि वो लोग ये चाह रहे थे कि उनकी पावर भारत में एस्टेब्लिश हो, क्योंकि भारत के पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरीवन वांटेड कि कैसे भी उनको यहाँ पे पावर मिल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रिटिश कंपनीज यहाँ आई, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज यहाँ आई, एंड दे इनिशिएटेड कि अब भारत के अंदर उनका पावर एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। इसी चीज के लिए उनके बीच में वॉर्स भी हुए। इसमें फ्रांस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो वॉर हुई उसको कर्नाटिक वॉर कहा हमने। ठीक है, इतना सा समझ लो। अच्छा, ये तो बात मैंने बहुत आगे पहुंचा दी। क्यों ना मैं शुरुआत करूं इसकी कि सबसे पहले कौन आया, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, भारत तक ये लोग कैसे पहुंचे। तो देखो भाई, बहुत ही सीधा सा एक किस्सा है कि जब ट्रेड कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही थी तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमोडिटीज को एक्सचेंज करना शुरू किया और वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। सिल्क रूट भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो भारत लोग जान चुके थे, बट अगर आप लैंड एरिया से होते हुए जाते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स यू नीड टू फेस। ऐसे में लोग चाह रहे थे कि वो सी रूट उनको मिल जाए, सो दैट क्योंकि वो शिप में बहुत सारा जो सामान है वो लोड कर सकते हैं और फिर अपनी कंट्री पहुंच सकते हैं। तो पीपल, उस टाइम पर इतने गैजेट्स भी नहीं थे, तो लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट करना शुरू किया कि कैसे वो सी रूट डिस्कवर करें, क्योंकि भाई समुद्र में जाने के बाद तो आपको क्या ही पता चले। ऐसे में सबसे पहली शुरुआत की गई कोलंबस के थ्रू। ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ 1494। स्पेन के थे, दे वॉन्टेड टू डिस्कवर इंडिया, बट मतलब कोइंसिडेंटली आप कह सकते हो, एक्सीडेंटली आप कह सकते हो कि उनको अमेरिका मिल गया। मतलब वो अमेरिका में चले गए, उनको ढूंढना था इंडिया, पहुंच गए कहाँ? अमेरिका में। तो कोलंबस की खोज किसने की? अमेरिका के लिए कहा जाता है, लेकिन खोजने निकले क्या थे? इंडिया। ये तो पहला अटेम्प्ट, ये फेल हो गए। दूसरी बार वास्को डी गामा, जो कि पोर्तुगाल से थे, पोर्तुगी थे। इट वॉज एक्चुअली ही वॉज अटेम्प्टेड टू डिस्कवर इंडिया इन द ईयर 1498, बट ये जो अटेम्प्ट था ना, ये पहले वाला अटेम्प्ट की जैसे सक्सेसफुल मतलब अनसक्सेसफुल नहीं रहा। यहां पर इनको सक्सेस मिल गई और वो भारत के अंदर जो कलिकट है वहां पहुंच गए। अब कलिकट पहुंचने के लिए उन्होंने जो रूट फाइंड किया ना, दैट रूट वॉज कमिंग और हैविंग फ्रॉम द और वाया अफ्रीका। अफ्रीका में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप क्या है? जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मतलब, ये थोड़ा सा एक मिनट इसको बना के दिखाता हूं। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको कहा जाता है द कैप ऑफ गुड होप, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहां पर जब इनको इस तरह का सी रूट मिल गया, इन्होंने दूसरों को बताया। काफी ज्यादा इनका जो पहला ट्रेड था ना,
काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुनाफे वाला था। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से कमोडिटीज़ लेके जाते हैं, यूरोप में बेचते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी चीज़ को नोट किया जाता है और दूसरे जितने भी लोग थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, वन ऑफ द पीपल who actually came from the Europe in India by the sea route। ये अटैम्प्ट रहे इनिशियली, जो सबसे पहली बार लोगों ने ट्राई किया भारत में आने के लिए, तो ये वो अटैम्प्ट थे। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या हुआ। अब ये थोड़ा समझो, द सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहली बार ब्रिटिशर यहां नहीं आए थे, यहां पर आए थे पोर्तुगीज। इट वॉज अ टाइम ऑफ 1498। वास्को डी गामा हमने सबसे पहली बार बात की। उसके बाद में यहां पर धीरे धीरे इनके सेटलमेंट्स बनने लगे। फिर आए ब्रिटिशर्स, जिसको आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड। इसके बाद में आए डच, इसके बाद में दानिश, एंड इसके बाद में आए फ्रेंच। ये जो डैनिश है ये बेसिकली डेनमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर याद रखें, ये इनका सीक्वेंस है, ये साल है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहली बार 1599 में, और ऑफिशियली जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो दैट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। एंड आफ्टर दैट द डच कंपनीज एक्चुअली established themselves in the 1602. Then after Danish 1616 and the French 1664, ठीक है। अब इनका मेन पर्पस क्या था आने का, तो दे जस्ट वांटेड टू डू ट्रेड विथ कॉटन, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पाइसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिनके कारण से ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर ट्रेड करते थे, बट दीज आर प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनिशियल में तो यही था। अच्छा, अब सुनना एक अच्छी मजेदार बात। हम सभी जानते हैं कि इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। हमारे यहां पर जितने भी लोग थे ना, ये सारे लोग यहां आते थे, सामान खरीदते थे और जाते थे। उस टाइम तक इनकी जो करेंसी थी हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, और हमारे यहां पर जो ट्रेड होता था वो ट्रेड होता था गोल्ड में। ओके, सो इनिशियल स्टेज में ये सारे लोग हमारे यहां पर खरीदने आ रहे हैं, तो यहां पर से कमोडिटीज लेके जाते थे, बदले में हमें देते थे गोल्ड। तो अल्टीमेटली हमारे यहां पर जितने भी मर्चेंट्स थे उन सभी के पास में गोल्ड काफी ज्यादा हो गया था। एंड यहां पे जो कमोडिटीज थी हमारे लिए तो वैसे भी एक्स्ट्रा में ही थी, और हमारे को जो पैसे मिलते थे हालांकि फिर भी बहुत कम मिलते थे, बट फिर भी उसके अलावा भी जो सरप्लस हमारा प्रोडक्ट जो भी होता था वो हम इनको दे दिया करते थे। तो आ रहा क्या है गोल्ड, जा रहा क्या है कमोडिटीज जो ऑलरेडी हमारे पास में एक्सेस है, सो दैट यहां पे हमारे पास में इतना गोल्ड हो गया कि वी वर कंसिडर्ड एज गोल्डन स्पैरो। यहां पे जब इतना सब कुछ हुआ, जब प्रॉफिट होने लगा हमें, तो इन कंपनीज के बीच में, क्योंकि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे, तो इन कंपनीज के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। लगातार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, ये केवल ऐसे नहीं था कि भी तू नहीं खरीदेगा मैं नहीं खरीदूंगा, वो वॉर लाइक सिचुएशंस तक पहुंच गए। कैसे, देखिए, सबसे पहली चीज, इन सब में सबसे ज्यादा वीक जो थे वो थे डेनमार्क और नॉर्वे वाले, जिसको हम दानिश कहते हैं। ये लोग क्या थे, बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, तो इनको तो फाइट से मतलब ही नहीं था। भाई ठीक है, हम भी ट्रेड कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, हमें नहीं करने दोगे, ठीक है भाई हम नहीं करेंगे। इस तरह के लोग थे। इसके बाद में कौन बचे, चार। कौन बचे, चार। कौन कौन से थे, देखिए, यहां पर बचे पोर्तुगीज, ब्रिटेन वाले, डच और फ्रेंच। अब ये जो डच थे ना, ये भी बेचारे बड़े सीधे थे। अभी देखो इनके बारे में बताता हूं आपको मैं। यहां पर देखो, सबसे पहले ब्रिटिश, अब सबसे इनका दिमाग देखना कितना तेज लगा रहे हैं ब्रिटेन वाले, कि ब्रिटेन का जो किंग था चार्ल्स सेकंड, तो ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, कैटरीना से शादी कर ली। ये कौन थे, ये थे जॉन फोर्थ की डॉटर। कैटरीना जॉन फोर्थ की डॉटर थी। पोर्तुगल किंग जॉन फोर्थ, हिज डॉटर वॉज कैथरीना। इनसे शादी किसकी हुई, चार्ल्स सेकंड की। मैरिज अलायंस था, और मैरिज अलायंस है तो ऑटोमेटिकली अब पोर्तुगीज क्या करेंगे, चार्ल्स सेकंड की बात मानेंगे। तो चार्ल्स सेकंड ऑलरेडी
यहां पर जो ट्रेड सेटलमेंट्स लेकर के बैठे थे, पोर्तुगीज भी उन्हीं के अंडर में आ गए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जैसा भाई साहब कहेंगे वैसा ही माना जाएगा। ये बात यहां पर कंसीडर कर ली गई। तो अल्टीमेटली यहां पे पोर्तुगीज इस ट्रेड वॉर से अलग हो गए। क्यों? बेटी बेहादी भैया आप तो। इसके बाद देखो डच का समझना, डच की जो प्रेजेंस थी इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हुई जब इनकी विचारों की क्या हुई, लड़ाई होना शुरू हो गई भारत के राजाओं के साथ में। उसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी त्रिवेंकोर के जो राजा थे उनके साथ। अब यहां पर इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कुलाचल। बैटल ऑफ कुलाचल जो कि 10 अगस्त 1741 के अंदर हुई थी। इसके अंदर जो राजा थे मार्तंड वर्मा, तो मार्तंड वर्मा ये जीत गए और किसको हरा दिया गया? डच कंपनी को, डच ईस्ट इंडियन कंपनी को। ठीक है, इनको हराने के बाद में यहां से डच को कर दिया गया बाय बाय। इतना सा समझो कि पोर्तुगीज तो शादी के कारण निकल गए और जो डच थे वो एक बैटल हार के चले गए भारत के राजा से। त्रिवेंकोर पड़ता है बेटा अपने साउथ में। ठीक है, अब देखो आगे। अब डच भी बाहर हो गए, अब बची दो पावर। ठीक है, देखो यहां पर पोर्तुगीज बाहर, दानिश वाले जो थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और डच वाले भारत के राजा से हार गए थे। अब इनका धीरे धीरे जो टेरिटरीज थी वो डिक्लाइन की ओर बढ़ गई। अब सुनो, जब डच भी ट्रेड वॉर से बाहर हुए, अब दो सुपर पावर्स यहां रही, दो पावर यहां रह गई भारत के अंदर। एक था ब्रिटेन, एक था फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। क्यों होते थे वो भी याद रखना। यूरोप के अंदर एक टेरिटरी पड़ती है, ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा है, ऑलरेडी 10th के अंदर भी आपने इसको पढ़ा है, यूरोपियन, जब हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म यूरोप वाला। तो वहां पे ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था, जर्मनी के जब आप नीचे देखेंगे तो ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर, उसी टाइम ड्यूरेशन की बात है। वहां पे जो ऑस्ट्रियन किंग थे उनकी डेथ हो जाती है और अब ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है कि उस टेरिटरी को कौन ऑक्यूपाई करेगा। इधर देखा जाए तो फ्रांस है, ऊपर देखा जाए तो ब्रिटेन है। तो ऑस्ट्रियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना था, अब इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में था कि ऑस्ट्रियन टेरिटरी को कौन ऑक्यूपाई करे, और इस लड़ाई का इंपैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिलने लगा। कौन से रीजन में? कैरनेटिक रीजन में। कैरनेटिक रीजन ये वाला रीजन है, प्लीज इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि कर्नाटका वाला रीजन ही कैरनेटिक रीजन है। नो, कर्नाटका वाला रीजन कर्नाटका है, दैट इज कैरनेटिक। गॉट इट? कैरनेटिक क्या पड़ता है? कैरनेटिक रीजन वो रीजन है बेटा जो पेनिसुलर प्लेटोज वाला है, साउथ ऑफ इंडियन रीजन, ऑब्वियसली ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच का जो लैंड मास एरिया है, दैट इज कंसिडर एज कैरनेटिक रीजन। प्लीज इसको याद रखना जरूरी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। कैरनेटिक रीजन कौन सा है बेटा? कैरनेटिक रीजन ये वाला है, प्लीज इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो ये भी समझ जाएंगे कि यहां पर ये दो ही पावर थी अब जो प्रोमिनेंटली इस बात के लिए अडिग थी कि हमें पूरा का पूरा इंडिया अब ऑक्यूपाई करना है फॉर ट्रेड पर्पस। आ जाइए, जब कैरनेटिक रीजन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर उस टाइम पर निजाम ऑफ हैदराबाद का क्या था? कंट्रोल था। निजाम ऑफ हैदराबाद का कंट्रोल था। गॉट इट? चलो, निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में क्या था? पूरा का पूरा कैरनेटिक रीजन। तो यहां की जो सल्तनत थी ये पूरी की पूरी निजाम ऑफ हैदराबाद के पास में लीगली थी। अब दिक्कत क्या होती है, जब तक निजाम यहां से हटता नहीं है, जब तक उसको यहां से हटा नहीं दिया जाता है, सबको किसकी बात माननी पड़ती है? निजाम की। अब ऐसे में क्या हुआ, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिएगा क्या है, 3 वॉर छिड़ जाती है आपस में इनके, और इन तीनों के अंदर ही 2 पक्ष होते हैं, एक तरफ होता है ब्रिटेन और एक तरफ होता है फ्रांस। ठीक है, इसमें जो निजाम होते हैं वो भी बिल्कुल हत्थे छड़ते हैं इनके। अब कैसे क्या हुआ उसके लिए तो हमें भैया तीनों ही वॉर को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इन वॉर के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी कुछ ट्रीटीज हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़नी पड़ेगी और ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं।
जैसे इनके बीच में एक वॉर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब लेक्चर जरूर देखिएगा, उसका इसमें जिक्र है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड होंगे। और क्योंकि एक तरीके से हम ये जो लेक्चर पढ़ रहे हैं हमारे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड को पता करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मुझे ये भी तुम्हें बताना जरूरी है कि हमारी जो वॉर हुई थी उनका सिक्वेंस क्या था। अब देखो, थोड़ा सा गौर करो आप, शुरुआत में जब मुगल्स के साथ हमारी वॉर हुई, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बात करें, औरंगजेब वाले टाइम ड्यूरेशन में बात करें, तो मुगल्स को ये पावर थी कि वो पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते थे, लोग उनकी बात मानते थे। तो अंग्रेजों को हराना, एंग्लो मतलब जो ब्रिटेन वाले हैं, उनको हराना आसान था। बट उसके बाद में जो 3 वॉर हुई ना, इन तीनों वॉर ने सिचुएशन पूरी तरीके से बदल दी, ठीक है। इन तीनों वॉर ने सिचुएशन बदल दी। अब देखो, एक बार यहां पर थोड़ा सा फोकस तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर को और ये बंगाल वॉर को अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों पैरेलल एक साथ चल रही है, दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल एक साथ चल रही है। और इसके अंदर ही मेजरली इसके अंदर ही सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। और एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों कहा जाता है 200 साल तक राज किया, लगभग 200 साल बोलते हैं ये, 200 ईयर्स। तो ये जो 200 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, 1947 हम जो बोलते हैं ना, इससे 200 साल अगर पहले जाएंगे तो 1747 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये वाले 57 की बात करता है यहां पे, इस वाले की। तो ये जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है और ये जो बंगाल वॉर है, यही है हमारे एक तरीके से सबसे पहले ब्रिटेन के अंडर में आने की सिचुएशंस। सबसे पहली बार वी हैव थ्रू दीज वॉर्स, हम सबसे पहली बार उनके अंडर में हुए और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटेन के डोमिनेशन की ओवर द इंडियन टेरिटरीज। चाहे आप बंगाल वॉर को कह दो, चाहे आप कर्नाटिक वॉर्स को कह दो। तो इसीलिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर इन सभी वॉर्स के वीडियो डले हुए हैं, हालांकि सभी के तो नहीं है, अभी मराठा वॉर्स के हैं, अगर आप देखेंगे तो मराठा के हैं। और हम इसके आगे ऑलरेडी पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मैसूर वॉर, तो ऑलरेडी आप मैसूर वॉर के बारे में भी जान जाएंगे। इसके बाद में इसमें से 1857 का रिवॉल्ट जो है वो काफी सारे क्वेश्चंस को अपने साथ में लेकर आता है। सिख वॉर भी पढ़ेंगे, ये सारी वॉर्स हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कर्नाटिक वॉर्स आज हम देख रहे हैं, बहुत ही छोटे तरीके से बताऊंगा रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे नहीं, लेकिन जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विल ट्राई टू टीच अबाउट इट। सो शैल वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है, इट वॉज 1747 to 48। ज्यादा लंबी नहीं चली थी वॉर, लेकिन क्यों हुई थी उसको मैं यहां पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पे सबसे पहले तो ये समझो, जो बड़े राइवलरीज हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस ही बचे हैं अभी, ठीक है, पहले तो ये दिमाग में रख लेना। अब देखो क्या हुआ कि जब 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो 18th सेंचुरी में जो भी कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है, तो जितने भी कोस्टल प्लेन्स थे वही ट्रेड के काम आते थे। तो जो कोरोमंडल है वो एरिया कर्नाटिक कहलाता है, ऑलरेडी मैंने मैप में आपको बताया, और निजाम उसका एक तरीके से ओनर होता है, ठीक है। अब देखो, यहां पर 2 शब्द हम यूज करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज निजाम और दूसरा है नवाब। आपने अभी भी ये सुना होगा। तो निजाम क्या होता है? निजाम एक तरीके से हाईएस्ट अथॉरिटीज होती हैं, निजाम एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और नवाब क्या होता है? नवाब एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी रीजन की। जैसे अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो मान लीजिए निजाम क्या होगा? निजाम तो यहां पर अपन कह सकते हैं रूलर हो गया, ठीक है। और नवाब क्या हो गया? नवाब गवर्नर हो गया, ठीक है। नवाब क्या हो गया? गवर्नर। तो यहां पे जो नवाब थे वो नवाब तो थे अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन, मोहम्मद अनवरुद्दीन। और जो निजाम थे, निजाम वॉज द हेड ऑफ द हैदराबाद टेरिटरी। अब ये हैदराबाद टेरिटरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कर्नाटिक रीजन को पूरा ऑक्यूपाई किए हुए है, बट इसमें जो छोटी छोटी जगह है, जैसे आरकोट का नाम सुनेंगे इसमें आप, उस पर नवाब का रूल हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें ये जो पर्सन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, यहां पे इस एरिया में फ्रांस की जो पावर थी थोड़ी सी कमजोर थी। तो फ्रांस की पावर कमजोर होने के चक्कर में यहां पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल बैरनेट ने क्या किया, उनके कुछ शिप्स को, जो ट्रेड शिप्स थे, उन शिप्स को अपने अंडर में कर लिया।
सबसे पहले शुरुआत अगर की जाए, अगर ये देखें कि सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत किसने की, तो ब्रिटेन ने की। क्यों? क्योंकि भैया वो जानते थे कि फ्रांस की जो पावर है वो कमजोर है, वो फ्रांस वाले कमजोर हैं। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले, जो बार्नेट थे, इन्होंने क्या किया, या बार्नेट कह दो, तो बार्नेट ने क्या किया, फ्रांस के शिप्स को एक तरीके से अपने अंडर में कर लिया, कुछ शिप्स को। इससे फ्रांस नाराज हुआ। फ्रांस ने यहां के जो नवाब थे, नवाब से रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसा इन्होंने किया है और आप हमारी मदद करो, हमारे शिप वापस से दो। तो इनके शिप वापस से दिए जा सकें, इसके लिए नवाब ने उनसे रिक्वेस्ट की ब्रिटेन से। अब देखो आगे क्या हुआ। तो जो फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम था ड्यूप्ले, इन्होंने क्या किया, अपील करी नवाब से कि भैया हमारे शिप वापस करवाओ। इन्होंने उनको कहा, ब्रिटेन वालों को, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब जब रिजल्ट नहीं निकला तो रिवेंज के चक्कर में, थोड़ा सा गुस्से के चक्कर में, बदला लेने की चाह से जो ड्यूप्ले थे, ड्यूप्ले ने भी मद्रास को कैप्चर कर लिया। और मद्रास क्योंकि ब्रिटिश पोजेशन में था, तो यहां पर ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पहले हमारी टेरिटरी, तो फिर हम भी तो बदला लेंगे। तो इसी भावना के साथ जो ड्यूप्ले थे, उन्होंने फ्रेंच पोजेशन वाला एरिया मद्रास या फिर सेंट जॉर्ज फोर्ट, उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब बात सुनना, यहां पर ये जितनी भी टेरिटरीज थी ना, इसमें सबसे पहले जितने भी कंपनीज यहां आती थी तो एक ही काम करती थी, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता था, जहां जहां पर वो होते थे अपने अपने फोर्ट बना लेते थे। फोर्ट बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट था, स्टोर भी कर सकते थे, ट्रूप्स भी रख सकते थे, अपनी वेल्थ भी वहां पर, असेट्स भी क्रिएट कर सकते थे। तो ये फोर्टिफिकेशन करते थे। तो ऐसा ही फोर्ट था सेंट जॉर्ज फोर्ट, ब्रिटेन पोजेशन में था। उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? ड्यूप्ले। ड्यूप्ले कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस। तो यहां पर क्या होता है, शुरुआत से देखो 18वीं सेंचुरी के अंदर कर्नाटिक रीजन पे इनकी नजरें आती है, नजरें गिरती है। ब्रिटेन वाले अपनी टेरिटरी वहां बढ़ाने के चक्कर में फ्रांस के कुछ शिप्स को अपने पास में ले लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। फ्रांस वाले नाराज हो जाते हैं और ऐसे में उसी का रिवेंज लेने के लिए वो भी सेंट जॉर्ज फोर्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब ऐसा कुछ हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत नाराज हुए। ब्रिटिशर्स ने डिमांड की किससे? वहां के नवाब से। और नवाब से क्या रिक्वेस्ट की कि भैया हमारा जो टेरिटरीज इनके पास गया है वो हमें वापस से लौटाया जाए। तो ड्यूप्ले से जब नवाब ने बोला कि भैया इनकी टेरिटरीज को वापस से लौटा दिया जाए और लौटा दो, तो ड्यूप्ले ने क्या बोला कि भैया तुमने हमारी टेरिटरी लौटाई थी क्या? तो ड्यूप्ले ने बोला कि भैया हम तो नहीं मानते, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जब ड्यूप्ले ने मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसे में जो नवाब था वो गुस्सा हो गया कि मेरी बात मना कर रहे हो तुम, और यहां पे वॉर होना शुरू हो गया। इस वॉर का नाम था सेंट थॉम या फिर सेंथोम का वॉर। इसको कई जगह पर अधियार का युद्ध भी कहा जाता है, द बैटल ऑफ अधियार। अधियार क्या है बेटा? एक रिवर है, क्योंकि उस रिवर के पास में लड़ाई हुई थी इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ अधियार भी है, जो कि हुई थी 1748 में। ठीक है, कब? अक्टूबर में। तो इतना सब कुछ हो गया। अब कौन कौन लड़ रहा है इधर? यहां पे देखो फ्रांस वाले हैं और दूसरी तरफ है नवाब। अब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि ब्रिटेन क्या कर रहा है इसमें? ब्रिटेन तो मजे ले रहा है। ऐसा ही हुआ। यहां पर क्या किया गया, वो बैकग्राउंड से इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली अपना नुकसान नहीं कराना चाह रहा। तो यहां पे नवाब ऑफ आर्कोट या जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया, लड़ाई कर ली किससे? फ्रांस से। लेकिन फ्रांस जीत गया। अच्छा, एक और चीज पता है, इनके पास केवल 1000 सैनिक थे और इसने अपने 10,000 सैनिक भेजे थे इनको हराने के लिए, बट ये 1000 सैनिक इन पे भारी पड़ गए। ठीक है, हालांकि और दूसरे पावर्स ने भी इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, मॉरिशस के जो पावर्स थे, मॉरिशस के जो गवर्नर जनरल थे, वो भी इनके सपोर्ट में थे। तो ऐसे में ये लोग जीत गए। लेकिन हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग था कि 10,000 लोगों को 1000 लोगों ने मिलकर के ही हरा दिया। एंड फाइनली ये जो सेंथम का वॉर था उसके अंदर कौन जीते? फ्रांस वाले जीत गए। अब जब फ्रांस वाले जीत गए, मतलब ड्यूप्ले जब जीत गए, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था पीक पर पहुंच गया। अब ये तो भैया चैलेंज करने लग गए, बात बात पे ये बोलने लग गए कि कैसे आप, अब देखो आगे हम क्या क्या जीत जाएंगे। यहां पे जो नवाब है वो जब हारे, तो हारने के बाद में एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि फ्रांस भी कुछ है अब तक, क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा टेरिटरीज थी, बट नाउ द फ्रांस वाज ऑन इन द एक्चुअली लिस्ट के जो पावर गेन कर सकते थे। फाइनली इनकी जो वॉर होती है उसको एंड मिल जाता है, क्योंकि जहां से पहले ये वॉर शुरू हुई थी, मतलब ऑस्ट्रियन वॉर जो थी
ये ऑस्ट्रियन वॉर जो हो रही थी और यूरोप में इन दोनों को राइवलरीज बना दिया था, किन किन को, ब्रिटेन एंड फ्रांस को। तो ऐसे में इनकी जो वॉर थी उसका एंड हो जाता है, बिकॉज ऑस्ट्रियन वॉर का एंड हो जाता है। तो जब ऑस्ट्रियन वॉर का एंड हुआ तो यहां पर कैर्नेटिक वॉर का, फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर का भी एंड हुआ। अब इसमें जो ट्रीटी साइन की गई थी दैट वाज द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले, ठीक है, शैपेल भी कह सकते हैं। तो ऐसे में द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले या शैपेल, इस ट्रीटी को साइन किया गया एंड दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर। इतना ही याद रखना है। लेकिन हुआ क्या क्या था इसमें? अब जब पीस ट्रीटी है तो ऑब्वियसली कुछ लेन देन तो होगा ही। तो फ्रांस ने बोला ठीक है भैया, हमने जो तुम्हारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया था, जिसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी सेंट जॉर्ज फोर्ट, वो हम आपको वापस दे देते हैं। ब्रिटेन वाले खुश। यहां पर लेकिन इनकी जो प्रेस्टीज थी, ड्यूप्ले की जो प्रेस्टीज थी, पावर थी, अब ये देने वाले बन गए ना भाई, तो इनकी जो पावर थी वो बढ़ गई थी। और ऑलरेडी क्योंकि नवाब को हरा चुके थे तो उस जगह पर, उस एरिया में इनका पावर था, उसका लोहा सब मान चुके थे। अब इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में ये देने वाले हैं। इन्होंने ब्रिटेन को वो टेरिटरीज लौटा दी। ब्रिटेन भी एग्री हुआ कि भैया आपसे हम लड़ाई नहीं करेंगे। इस तरह से फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर का एंड हुआ। छोटी सी वॉर थी, समझ में आ गया होगा तुम्हें वैसे तो। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद में टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। 1746 की हम बात कर रहे हैं। 1746 के पहले मैंने आपको बता दिया कैसे इनके बीच में टेरिटोरियल वॉर्स हो रही थी। अब देखो थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो सेकेंड वॉर जो हुई ना वो नेक्स्ट ईयर ही हो गई। देखो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर ही। क्यों? क्योंकि ड्यूप्ले का जब पावर बढ़ा, ड्यूप्ले जब जीत गया तो कॉन्फिडेंस तो इस तरह का था, पीक पर था कि भैया अब तो हमें कोई हराने वाला है ही नहीं, अपनिच भगवान है, इस तरह की चीज आ गई उसके दिमाग में। तो ऐसे में उसने सेकेंड वॉर जब मतलब स्टार्ट की तो वो नेक्स्ट ईयर ही कर दी। और इसके बीच में हालांकि उनकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, इनके बीच में डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। इन्होंने क्या किया, यहां पे कुछ कंडीशंस ही ऐसी हो गई कि इनको वॉर के अंदर एंगेज होना पड़ गया। अब देखो क्या होता है। यहां पर इनके बीच में जो वॉर हुआ वो ये था, मेन इसका कॉज ये था कि हैदराबाद का तो निजाम और जो आर्कोट एरियाज थे जहां पे नवाब हुआ करते थे, या कर्नाटिक जो एरियाज थे जहां पे नवाब हुआ करते थे, उन दोनों की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में ब्रिटिश और फ्रेंच कम्युनिटीज ने एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब एक ब्रिटेन वाले तो एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया निजाम ये होना चाहिए, नवाब ये होना चाहिए, और फ्रेंच वाले अलग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फ्रेंच वाले के नवाब ये होना चाहिए और जो निजाम है वो ये होने चाहिए। ऐसे में दो ग्रुप बन गए और इन दोनों ग्रुप के बीच में फिर एक तरीके से वॉर हो गई। कैसे हुई देखिए। पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझो। यहां पर मैंने जो टेबल बना रखी है, इसमें वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, होपफुली तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। देखो यहां पे बात कर रहे हैं हम हैदराबाद की और कर्नाटिक रीजन की। कर्नाटिक रीजन में तो मैं नवाब की बात कर रहा हूं, हैदराबाद के अंदर निजाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये समझो, जो हैदराबाद की जो निजाम है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क। तो आलफ शाह भी कहा जाता है ना, निजाम उल मुल्क आलफ शाह, पूरा नाम यही था। तो ये इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में एक्चुअली इनके जो बेटे होते हैं, जिसका नाम था नासिर जंग, ठीक है, इनको दावेदार बनाया जाता है। लेकिन नासिर जंग के जो भांजे होते हैं उसका नाम होता है मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग ये दो व्यक्ति होते हैं जो बनना चाहते हैं हैदराबाद के निजाम। ऐसे ही पैरेलल यहां पे जो चंदा साहिब है, ये चंदा साहिब मुगल्स के मतलब एक तरीके से डिसेंडेंट थे। तो ऐसे में जो चंदा साहिब थे उनको मराठा, क्योंकि इन्होंने मराठाओं ने इनको पकड़ रखा था, तो चंदा साहिब को ही क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो चंदा साहिब आ जाते हैं और वो नवाब की दावेदारी कर देते हैं कि भैया नवाब मैं बनूंगा। अब सुनो, क्योंकि ड्यूप्ले इस टाइम तक जीत चुके थे तो सारी तरफ ड्यूप्ले ये बोलते थे भैया अपनिच भगवान है, अपने अपना ही राज चल रहा है। तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया किसको, इधर मुजफ्फर जंग को। जबकि होना क्या चाहिए था, नासिर जंग, क्योंकि उनके बेटे थे, नवाब बनने चाहिए थे, निजाम बनने चाहिए थे, सॉरी नवाब नहीं निजाम बनने चाहिए थे।
तो फ्रेंच कम्युनिटीज ने डुप्ले ने स्पेशली कहा कि मुजफ्फर जंग को हम सपोर्ट करेंगे, उधर इधर चंदा साहिब को हम करेंगे। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो ब्रिटेन को लगा, इंग्लिश कम्युनिटी को लगा, इंग्लैंड वालों को लगा कि भैया फ्रांस अननेसेसरी अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। सो इन्होंने भी क्या डिक्लेयर कर दिया कि इधर हम नासिर जंग को और इधर मोहम्मद अली को हम सपोर्ट करेंगे इन पर्टिकुलर रोल्स के लिए, ठीक है। निजाम के लिए तो नासिर जंग को और नवाब की टेरिटरीज के लिए मोहम्मद अली को हम क्या करेंगे, एक तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब जब ऐसा कुछ हुआ तो इतना सब कुछ होने के बाद में जब वॉर हुई तो ऑलरेडी उन दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर होनी थी और हुई भी ऐसी ही, और अननेसेसरी यहां पर इंग्लिश और जो फ्रेंच कम्युनिटीज थी आपस में लड़ बैठी। दिस टाइम फ्रांस डिफीटेड एंड डुप्ले को बुला लिया गया फ्रांस के तुम आ जाओ भैया, तुम अननेसेसरी, तुम्हारे जो सर पर है ना अब थोड़ा सा जो जीत है वो तुमसे टैकल नहीं हो पा रही है, तो तुम फ्रांस वापस आ जाओ, ऐसा उनको कहा गया। फ्रांस इस बारी हार गया और एक ट्रीटी साइन की गई, इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। पुद्दुचेरी भी इसको अब बोला जाता है, याद रखना, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इट वॉज द टाइम ऑफ 1754, जब ये वॉर हुआ ना खत्म, तो इस टाइम पर इनके बीच में जो ट्रीटी हुई उसको ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कहा जाता है। इसके अंदर ये एग्री किया गया कि फ्रांस अब केवल पौंडीचेरी में मतलब रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, इनका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का मतलब इनको फोर्टिफिकेशन करना जहां अलाउ किया गया था, इनको सेटल किया गया था, इनको बसा दिया गया था कि भाई इससे तुम बाहर काम नहीं करोगे, अब ये वाला टेरिटरीज पूरे आपके अंडर में रहेगी। यहां पर एक और चीज, क्योंकि ब्रिटिश कम्युनिटी ने जो मोहम्मद अली खान को वहां पे सपोर्ट किया था, तो आगे चल करके उनको वहां पर नवाब बना दिया जाता है कर्नाटक रीजन में, और इस तरह से इनडायरेक्टली ब्रिटेन का कर्नाटक रीजन पे, कर्नाटक रीजन पे कंट्रोल हो जाता है इनडायरेक्टली। सो क्योंकि यहां पर मोहम्मद अली को सपोर्ट किया था और वहां पे नासिर जंग को सपोर्ट किया था, तो ऐसे में दोनों ही तरफ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड जो कर्नाटक रीजन पे मोहम्मद अली थे वो एक तरीके से पपेट बन जाते हैं ब्रिटेन के। और इस तरह से पहली बार अब ऐसा होता है कि ब्रिटेन को सपोर्ट मिल रहा होता है डायरेक्टली नवाब ऑफ हैदराबाद का और निजाम ऑफ हैदराबाद का और नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन का, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे क्या होता है, अब देखो यहां पे लास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है फ्रांस। कैसे करता है, देखो भाई, यहां पे यूरोप के अंदर फिर से इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में। ये जो टाइम ड्यूरेशन था ये 57 का था। यहां पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वापस से यूरोप में लड़ाई होगी। बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी यहां पर हो चुकी थी। बैटल ऑफ प्लासी में, क्योंकि तुम जानते हो कि ब्रिटिश कम्युनिटी ने सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफर, मीर कासिम, इन सब को वहां पे कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे अपने अंडर में रखते हुए अल्टीमेटली जो बंगाल वाला रीजन था वो ये जीत चुके थे। अब जब बंगाल के अंदर वो जीत गए तो वहां पे क्या था, चंदन नगर जगह थी। अभी चंदन नगर किसके अंडर में आती थी, फ्रांस के अंडर में आती थी। बंगाल के अंदर क्योंकि वो जीत चुके थे तो इन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया फ्रेंच कम्युनिटी की टेरिटरी को। तो फ्रेंच टेरिटरी को, चंदन नगर को जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया तो फ्रांस वालों को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने बोला हमने तो टेरिटरी तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन कर रखी है, पीस ट्रीटी, आप हमारी जगह नहीं ले सकते हो। लेकिन भैया ये किसकी सुनने वाले थे। तो यहां पर जो फ्रेंच कम्युनिटी थी उनके जो नए गवर्नर जनरल थे काउंट दे लेले, इन्होंने क्या किया, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो फर्स्ट ट्रीटी में इन्होंने ऑक्यूपाई किया था और वापस से रिटर्न कर दिया था, इन्होंने वापस से उस पर अटैक करके इसको रीऑक्यूपाइड कर लिया। अब ये एक तरीके से खुला चैलेंज था कि भैया अब हम लड़ना चाहते हैं आपसे, लेट्स कम। तो ऐसे में इन्होंने मद्रास को भी ऑक्यूपाई किया, ये वही मद्रास वाला फोर्टिफिकेशन था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने डिफीट किया और यहां पे अब समझना, जब लड़ाई होना शुरू हुई, अब लड़ाई होने के बाद में जो इंग्लिश कम्युनिटी थी, इंग्लिश टेरिटरीज थी, इंग्लिश गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको हरा दिया। और हारने के बाद में ऑब्वियसली पहले एक बैटल हुई, उस बैटल का नाम था वंडी वॉश। तो वंडी वॉश या वेंडी वॉश बैटल के अंदर 1760 में जो हुई उसमें ब्रिटेन जीत गया और फ्रांस हार गया। जब ऐसा कुछ हुआ ना
कि ब्रिटेन ने अब इनको हरा दिया है और अपनी टेरिटरी जो पहले इन्होंने ट्रीटी साइन करके पीस ट्रीटी के अंदर अपने साथ में ली थी, नाउ इट वाज एक्चुअली दे गॉट थ्रू द वॉर, जब उन्होंने वॉर के बाद उसको जीता तो अल्टीमेटली इनके ब्रिटेन वालों के जो थॉट्स थे वो बिल्कुल पीक पर थे। नाउ फ्रांस को इनको धूल चटाना था क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत सारी लड़ाइयों का बदला लेना था। अब इन्होंने फ्रांस को हराने के बाद इनके पास में जितने भी पोजेशंस थे उन सभी पोजेशंस को इन्होंने ले लिया। ऑलरेडी इन्होंने जो पौंडीचेरी के अंदर एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया और जितनी भी टेरिटरीज ऑलरेडी भारत के अंदर इनके पास में थी, भारत के नक्शे में जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस अपने पास रखता था उनको भी इन्होंने वापस से रिवर्ट कर लिया। यहां पर वॉर एंड हो जाती है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में। पेरिस के अंदर ट्रीटी साइन की जाती है 1763 में और यहां पर यह कहा जाता है कि भैया देखो तुम्हें ट्रेड करनी है तो ट्रेड करो, अब से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। यहां पे क्योंकि लड़ाई कहां से शुरू हुई, बंगाल से शुरू हुई, तो बंगाल का जो चंदन नगर था वो और जो पौंडीचेरी का रीजन था उसको इनको वापस से दे दिया गया, लेकिन कहा गया कि आप यहां पे फोर्टिफाई नहीं करेंगे इसको, मतलब आप फोर्ट नहीं बनाएंगे, सेटलमेंट एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, यहां पे कोई ट्रूप्स आप नहीं रखेंगे, आप केवल यहां पे ट्रेड करेंगे और ट्रेड करना ही आपका काम होना चाहिए। अब आप यहां पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ये बात कह दी गई ब्रिटेन की तरफ से फ्रेंच कम्युनिटी को। एंड फ्रेंच वर एक्चुअली दे हैड नो ऑप्शन कि वो मना कर सकें। देन फाइनली ब्रिटेन ने सभी को हराते हुए, स्पेशली फ्रांस जो उनका एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा ओपोनेंट था, उसको हराते हुए इन्होंने पूरे के पूरे टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया और इस तरह से हमने ये देखा कि ब्रिटेन ने कैसे अपनी पावर इंडिया में एस्टेब्लिश की। ऐसा नहीं था कि केवल इनको हमारे भारत के राजाओं से लड़ना था, इनको और दूसरी सुपर पावर्स जो थी यूरोप की उनसे भी लड़ना था। एंड हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ लिए इसके। अब इसके पैरेलल एक और कम्युनिटी के साथ में इनकी लड़ाई होगी, एक और टेरिटरी के अंदर इनकी लड़ाई होगी, मैसूर जो है उनके साथ, तो उसको पढ़ेंगे हम कल। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा ज़रूर। हालांकि ये याद रखें आप कि ये जो क्वेश्चंस अभी हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा डिटेल में है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में थी, बट मैंने केवल वही चीज़ आपको कन्वे की है जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए एनटीएससी की। होपफुली चीज़ समझ में आई होगी, हमारा प्रयास जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। उसमें उसके बावजूद भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से क्वेश्चन पूछिएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द चांस कि आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर और किसी दूसरे तरीके से यू कुड एक्चुअली कॉन्टैक्ट टू अस एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज इफ़ यू हैव। तो अगर आप कहीं प्रॉब्लम आती है तो बिंदास आप हमें कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वी हैव अ नाइस डे।